तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आपके लिए एक नया सा फिर से नया एक वीडियो लेके आए हैं। हम लोग कौन चीज़ का वीडियो बना रहे थे दोस्त? हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास में चैप्टर 3, उसी का अगला पार्ट हम लोग पार्ट 1 बना चुके हैं। जो नहीं देखे फिर जाके देख ले, तब उनको अच्छा समझ में आएगा। ऐसा बात नहीं कि वो ये वाला नहीं देखेगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ जिस तरह से और बच्चा देखा है आप उसके कंपेरिजन में आप थोड़ा पीछे रहिएगा। बात हो सुनिए, तो इतिहास के चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। हम लोग इसमें से 2 या 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो अगर आप देखे होंगे वीडियो तो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो आपको हम थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन के तौर पर बता देते हैं ना। पहले हम लोग पढ़े थे क्या? भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण, ठीक ना। पहला हम लोग पढ़े थे भूमंडलीकरण। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे? तो पहला भूमंडलीकरण पढ़े थे, दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग? और हमें ये याद आ रहा है, हम लोग कॉर्न लॉ के बारे में पढ़े थे, जो 18वीं शताब्दी में भी ब्रिटेन का बात जो हम लोग कर रहे थे ना, हाँ उसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे? तो कॉर्न लॉ। और हम लोग क्या पढ़े थे? तीसरा रेशम मार्ग। रेशम मार्ग के बारे में पढ़े थे। ये हम लोग का 3 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे मेरा पहला वीडियो में ना। हाँ अब इसी का पार्ट 2 लेकर आया है। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। देखिए ध्यान सुनिए क्या होता है। अगला जो टॉपिक बन के आएगा 3 को आप लोगों को पूरा अच्छा से क्लियर है। उम्मीद कर रहे क्लियर है। जो बच्चे नहीं देखे हैं आप जाके पीछे वीडियो देखिए, वरना आपको जिस तरह समझना चाहिए उस तरह नहीं आएगा। हाँ ये नहीं बोल रहे कि आप वीडियो देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, हाँ लेकिन वो बच्चा जो देखा है, दोनों वीडियो देखा, आप उसके कंपेरिजन में थोड़ा नीचे रहिएगा। बात वही है। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं ना। मिटाएंगे नहीं, इसको रहने दीजिए। मेरा अगला टॉपिक है केनाल कॉलोनी। के नाल इसी को कहा जाता है नहर बस्ती। नहर बस्ती, समझे ना। ये हो गया केनाल कॉलोनी, ये हो गया नहर बस्ती। तो आप समझ में आ रहा है केनाल कॉलोनी से क्या समझ में आ रहा है, नहर बस्ती से क्या तात्पर्य है। तो थोड़ा सा प्यार से समझाते हैं, बढ़िया समझा दीजिए। केनाल मतलब हो गया नहर, ये आपका हिंदी है और ये आपका अंग्रेजी में लिखा गया। इसको हम लोग लिखते हैं केनाल। केनाल मतलब क्या? नहर। जो नहर बनाता है पानी को ले जाने के लिए, कहीं बड़ा पानी का स्रोत नदी हो सकता है, समुद्र हो सकता है, चाहे और भी कोई स्रोत हो सकता है, और जो हम लोग नाले के माध्यम से खेत तक पानी पहुंचाते हैं उसी को कहा जाता है केनाल या नहर कहा जाता है। बस्ती मतलब जो होता है एक समुदाय जो रहता है, जैसे अलग अलग समुदाय के बारे में बात हो गई कि कोई एक जगह में बैठा हुआ है या उसका जीवन यापन हो रहा वहाँ पे, उसी को कहते हैं बस्ती। समझ में आ गई? हाँ सर आप तो बता दिए बहुत बढ़िया से, ये होता है वो होता है, थोड़ा डिटेल में तो बताइए। हाँ बता देते, क्या जरूरत दिक्कत है बताने की, आपको इतना बता ही रहे तो आगे बताइए करेंगे। बात सही है। सुनिए तो केनाल कॉलोनी वाले, तो केनाल कॉलोनी देखो बाबू, ये ब्रिटिश समय का बात है, समझे ना। कहानी ऐतिहासिक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी, हम कहानी ही सुनाएंगे। और कहानी सुन के जाइएगा तो कहानी लिख के आइएगा तो गारंटी नंबर मिलेगा। बात देखिए, ये ब्रिटिश समय का बात है, जब ब्रिटिश लोग यहाँ आए। ब्रिटिश लोग यहाँ आए और यहाँ का अर्ध रेगिस्तानी, जो रेगिस्तान में क्या खेती होता है, नहीं ना होता है, रेगिस्तान में खेती होता है। रेगिस्तान में खेती नहीं होता। यहाँ के अधिक से अधिक बालू मिलता है, बंजर जमीन मिलता है, वहाँ खेती नहीं होता। हाँ वही ब्रिटिश लोग यहाँ क्या व्यापार करने के लिए आया था। व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था बताइए, कमेंट कीजिएगा सब, ठीक ना। सुनिए, रेगिस्तान जब वहाँ पे आया, वो लोग देखा यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा जमीन खाली पड़ा है, कोई खेती नहीं हो रहा। क्यों नहीं हुआ? बालू की मात्रा ज़्यादा है, बंजर जमीन अधिक औसत में है, समझ में आ गया। लेकिन वहाँ उपजाऊ जमीन बहुत ही कम है। तो ये लोग थोड़ा बिजनेस करने आया, थोड़ा दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया सोचिए। जो बड़ा बड़ा उधर से जो नदी हो गया, देखिएगा तो जो बड़ा बड़ा नदी हो गया, अधिक वहाँ पे क्या नाम है वो नदी, हाँ वो 1-2 नदी है तो समझे ना। तो नाम तो हम भी थोड़ा देर भूल रहे हैं, क्योंकि इतना ही नदी है भारत में, कितना नाम याद कीजिएगा। हम झारखंड में रहते, झारखंड का पूछेगा तो बहुत सारा नदी बता सकते, समझे ना। लेकिन जो वहाँ पे मान लीजिए समझने के तौर पर बता रहे, वो नदी का नाम लिखना ही नहीं आपको, ठीक। तो
तो भैया बताइए ना, तो आप क्या देख रहे हैं? बात तो सही है, बाबू बता रहे थे। रेगिस्तान जब वो लोग आया था वहाँ बिजनेस कर रहे थे, देखा रेगिस्तान के जो अधिक से अधिक क्षेत्र है ना, वो क्या बंजर पड़ा है, बालू पड़ा है, वहाँ पे कोई खेती नहीं किया जा रहा है ना। ठीक है, तो हम इसी के आधार पे आप लोगों को एक चीज समझना चाह रहे हैं। तो जो ब्रिटिश सब जो व्यापार करने आया था ना, उस समुंदर से, चाहे बड़ा नदी का स्रोत हो गया, बड़ा पानी का स्रोत हो गया, वहां से ना नहर बनाना शुरू किया। नहर बनाना शुरू किया, क्यों बनाना शुरू किया? कोई भी काम कर रहे तो हम उसका पीछे तो कुछ रहता है ना, हम हाँ इस चीज के लिए कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं, ताकि हमको ये करना पड़ेगा। अगर हम ये काम करेंगे तो उसको मेरा कोई लाभ होगा या कोई अच्छा होगा। समझ में आ रहा है बात? होगी तो ये लोग सोचा चलो इसमें हम लोग जितना पानी की जरूरत है हम लोग नहर बना के देते हैं। नहर बना के देते हैं तो क्या होगा? नहर बना के देते हैं तो क्या होगा? वहाँ का उपजाऊ जमीन बनेगा क्या? नहीं, बंजर जमीन आप पानी दीजिएगा, जो उसको चाहिए वो नहीं मिला इसलिए बंजर हुआ ना। मान लीजिए कोई आदमी को 5 रोटी खाना है, उसको नहीं मिलेगा उतना, तो मरेगा क्या? नहीं, बात तो सही, मर भी करेगा। हाँ, लेकिन अब जब वो मर गया है या अभी मरने वाला है, तो हम जितना उसको चाहिए अब उसको दीजिएगा तो कुछ दिन तो रहेगा ना, जिंदा होगा। इसी प्रकार है जमीन, अगर उसको पानी चाहिए, अगर पानी नहीं मिल रहा तो बंजर हो जाता है। हाँ, लेकिन हम उसको फिर से हम पानी देके उसको उपजाऊ बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा मेहनत लगेगा, जो हम लोग अभी पूरा मेहनत कर रहे हैं आपको वीडियो लाने में। ठीक, सुनिए। तो क्या हुआ, ये लोग पूरा नहर का जाल बिछा, बहुत सारा, मान लीजिए यहाँ पर पानी का स्रोत है, यहाँ पानी का स्रोत है, हम यहाँ 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 पूरा नहर बनाए, इधर 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 से इधर से पूरा नहर बनाया। समझे ना, क्या बनाया? नहर बनाया, और खेतों तक पहुँचाया पानी। नहर जो वहाँ बंजर जमीन है वहाँ तक पानी पहुँचा। और जो क्या हुआ, जब मान लीजिए हम लोग कोई काम करेंगे तो लेबर का जरूरत होगा। बात तो सही है भैया, लेबर के बिना काम ही कैसे होगा? बात तो सही है। कोई घरों बनाता है तो 10-15 को लेबर लगता है, बात तो सही है भैया। ठीक, तो जो ये लोग बनाया, ठीक, ये लोग वहाँ पे नदी से जो उसका गया वहाँ तक नहर बनाया, तो नहर को देखभाल करना, क्या नहर को बनाने के लिए तो किसी को तो रहना पड़ेगा ना। न मान लीजिए प्रधानमंत्री एक का काम करेगा, काम तो नहीं ना करेगा जी, हम ही लोग जो आम आदमी काम करेगा। बात तो सही है भैया। ठीक, तो सुनिए, जब ये लोग काम करने गया, वहाँ रहने लगा, क्या हुआ? रहने लगा, परिवार चल गया, सबको वही रहने लगा कि 1-2 दिन का तो काम नहीं है कि काम करके लौट कर जाएंगे। सब परिवार लोग गया वहीं पर रहने लगा, बसने लगा। जो इन नहर वाला क्षेत्र में जो आसपास जो आदमी फंसा है ना, उसी का बस्ती या उसी का कॉलोनी बन जाता। मान लीजिए 2 गो आदमी है तो कॉलोनी बने, नहीं ना बने, 10 गो 20 गो आदमी मिल गया, एगो मोहल्ला जिसको कहा गया उसी को कॉलोनी कहते हैं। बात तो सही है। तो एगो लेबर काम करने पाएगा नहीं ना सके। बहुत आसान से समझा रहे, ध्यान सुनिए। एगो आदमी तो काम कर सकेगा नहीं, तो वहां से बहुत सारा आदमी को बुलाया गया, बहुत सारा आदमी काम के तलाश में यहाँ पे भी आया। तो ये लोग अपना परिवार के साथ आए और बस में कहा कि 1-2 दिन का काम है, नहीं महीनों या सालों लगता है काम होने में, तो ठीक है। तो ये लोग आए, अपना परिवार के साथ रहने लगा। तो रहते रहते हुआ क्या, रह गया, यहीं पे बस गया, पानी मिलने लगा, सब चीज की सुविधा हो गया, पानी मिलने लगा, तो यहाँ बस गया। तो ये लोग वहाँ पे एक बस्ती बना लिया, कॉलोनी का निर्माण किया। तो उसी को क्या कहते हैं? नहर बस्ती या कैनाल कॉलोनी। किनको समझ में आए लाइक कीजिएगा, ठीक ना। सुनिए, तो यहाँ पे आपको कैनाल कॉलोनी, नहर बस्ती के बारे में समझ में आ गया क्या होता है भैया। हाँ भैया, तो बहुत मस्त बताया, इतना मस्त कहानी के तौर पे बताया। और क्या चाहिए इतिहास बोलते? मेरा नोट्स हम आपको कहाँ दे देते हैं? तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रंजित रेज 76 में जाइए, मेरा हर चीज का नोट्स आपको मिल जाएगा। जो जो मेरा यहाँ क्लास हो रहा है वहाँ नोट्स मिलेगा, वो नोट्स को बढ़िया से डिटेल में समझाया जाएगा। जो समझा ही रहे, किसको किसको हम समझाए, किसको किसको ये समझ में आया कैनाल कॉलोनी नहर बस्ती, किसको किसको समझ में आया लाइक कीजिएगा। और थोड़ा जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ तो लिखा हुआ है नहीं भैया, क्या करेंगे तो ले लीजिए ना, काम तो लगे, हम पढ़े तो याद आएगा, पढ़िएगा, मोटिवेशन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको क्या कैनाल कॉलोनी समझ में आया, नहर बस्ती समझ में आया? बहुत ही प्यारा से लेक्चर बनाए, तो मस्त लगेगा समझ में आने में। चाहे हम ही अपन वीडियो देखें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। क्या है कि इतना मेहनत से समझाया जा रहा है आप लोगों को। हाँ, लेकिन देखो, जिसको पढ़ने का मोबाइल से पढ़ सकता है। लेकिन हम जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते थे तो हम बोले बाबू किसी कारण से हम ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, काहे कि बहुत ही दिक्कत है, हर परिवार में कुछ ना कुछ होता है, दिक्कत आता है। तो हम बोले उसको बाबू तुम लोग ऑनलाइन कर पाएगा?
तो वो लोग बोलते हैं भैया हम मोबाइल छूते हैं ना तो मैसेज आ जाता है इंस्टाग्राम, तो तुम इंस्टाग्राम चलाता है कि अभी 10th तो पहले पास कर लो बढ़िया से, तभी हम मोबाइल देखते हैं। आपका एक वीडियो देखेंगे तो बार बार दूसरा चीज़ देखने मन करेगा, शॉर्ट वीडियो। अरे वो शॉर्ट वीडियो देखिए, अभी तुम उम्र नहीं है, तुम अभी देखो। हाँ एक लिमिट में होता है ना, तो आप 1 घंटा पढ़िए, 10 मिनट देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ इसी बात के से हम बता रहे थे, लेकिन हाँ जिसको पढ़ने का वो यहाँ से बहुत मस्त पढ़ सकते हैं। तो इसका अगला मेरा टॉपिक आएगा क्या 5वां नंबर में, तो लिख रहे हैं, देखिएगा, देखिए क्या होने वाला है, सुनिए सुनिए क्या होने वाला है, सुनिए। केनाल कॉलोनी समझ में आ गया, भूमंडलीय का समझ में आ गया, रेशम मार्ग समझ में आ गया, खाद्य पदार्थ अगला मेरा आता है 5 नंबर में, क्या आएगा तो खाद्य पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में तकनीक की भूमिका, ठीक है ना। तो देखिए 5 नंबर में क्या आएगा, खाद्य पदार्थ में तकनीक का क्या भूमिका हुआ। तो बहुत ही इसका भी पीछे एक कहानी, हम हर कहानी सुनाएंगे आपको, बहुत हमको भी मजा लगता है सुनाने में और आप लोगों को मजा लगेगा सुनने में, लेकिन ध्यान सुनिए समझ में आएगा। बहुत ही पहले समय का बात है, करीबन मध्य समय, जब अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी, यानी कि बोल सकते हैं आधुनिक विश्व का नहीं है, आधुनिक विश्व से पहले मध्यकाल का बात है, ठीक है ना। आधुनिक काल से पहले मध्यकाल का, क्या आधुनिक काल में तो हर चीज का मशीन आ गया था ना। हाँ तो ये मेरा कौन चीज का बात है, तो मध्यकाल ही बोल सकते हैं सब, या प्राचीन काल के बारे में बात करें। खाली एक मशीन था, नाव था, हम लोग ज्यादा कोई एरोप्लेन नहीं था। सुनिए, जब तकनीक का विकास नहीं हुआ, इतना हम शॉर्ट में नहीं बताएंगे, थोड़ा डिटेल में जाते, मेरा वीडियो लंबा बनेगा, देखिए मस्त लगेगा, लेकिन हाँ हम लोग उतना डिटेल में जा रहे हैं, आप शॉर्ट में नहीं पार करेंगे, ठीक है ना। देखिए खाद्य पदार्थ में तकनीक की भूमिका, खाद्य पदार्थ में तकनीक की क्या भूमिका हो सकता है, सोचिए आप लोग। जब हम लोग के मान लीजिए हम भारत से या एशिया, मान लीजिए एशिया, एशिया एशिया में कहाँ, भारत से कहीं दूर जाता है, ये आधुनिकरण की बात हो गया, रेशम मार्ग के बारे में बात हो रहा, उसी के डिटेल में थोड़ा एग्जाम्पल है। भारत से कहाँ जा रहा था, अफ्रीका जा रहा था, अफ्रीका ना, अफ्रीका चाहे जा रहा होगा, अफ्रीका गया, यूरोप गया, मान लीजिए यूरोप, ठीक है, यूरोप गया, ठीक ना। तो जब भारत से अफ्रीका तो 2 किलोमीटर दूरी नहीं है, बहुत ही दूरी है, बहुत ही मान लीजिए बहुत ही दूरी है, दूरी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो पहले हम लोगों के पास क्या था, अधिक से अधिक हम लोग कौन सा मार्ग का प्रयोग करते थे, तो भैया जल मार्ग का प्रयोग करते थे। न सड़क हुआ करता था, न हवाई मार्ग हुआ करता था, हम लोग जल मार्ग का प्रयोग करते थे ना। तो ये लोग जा रहे हैं जल मार्ग से, भैया अच्छा तो नहीं है ना, अभी वो ड्राइंग नहीं है, जो होगा हम बना दें, साफ लग रहा है ना, लेकिन पानी समझिए, ठीक है। ये लोग जल मार्ग का प्रयोग किया करता था। अब जल मार्ग का प्रयोग क्या करता था, तो क्या हुआ भैया, आगे तो बच्चे कहानी ऐसा ही बताएंगे तो रोमांचक लगे, समझ लीजिएगा एक बार में, जो समझने वाले बच्चे, ठीक है। तो भारत से यूरोप या अफ्रीका कोई भी सामान जाता था, मान लीजिए तकनीक मतलब क्या, कोई भी सामान जा रहा है, हम तकनीक के बारे में नहीं बात करें, कहानी सुनिए। क्या हो गया, भारत से यूरोप या अफ्रीका कोई भी सामान जा रहा है, क्या जा रहा है भैया, मान लीजिए सब्जी जा रहा है, मीट जा रहा है, दूध जा रहा है, क्या जा रहा है, सब्जी, फल हो गया, सब्जी हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, या कोई भी कच्चा सामान जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि कोई भी कच्चा सामान जो चाहता है खराब हो जाता है वही। तो जब भारत से अफ्रीका जा रहा है, जब भारत से अफ्रीका जा रहा है, तो करीबन जब हम लोग जहाज से जाया करते थे, तभी मोटर वाला जहाज में नहीं, हवा के माध्यम से जाया करता था। वो लोग दिन देख के निकलते थे, हाँ इस दिशा में हवा बह रहा है, तो जहाज से जाएंगे तो हम यहाँ पहुँचेंगे। वो लोग सब कंपास का यूज करते थे, तभी मोटर बोट नहीं ना हुआ करता था, किसी शॉर्ट करेंगे, हवा दे नहीं दे हम आगे बढ़ते हैं रुस्तम, उस तरह नहीं, वो लोग हवा के माध्यम से जाएगा, यानी हवा जितना तेज गया वो लोग गया, अगर हवा बंद हुआ तो पानी महीनों तक रुक जाता था, हफ्तों तक रुक जाता था, या 2 महीनों तक भी रुक जाया करता था वो लोग जहाज में ही। तो जब इस तरीका से भारत से
फल हो गया, सब्जी हो गया, दूध हो गया, मांस का निर्यात हुआ करता था। कैसे? तो जल मार्ग का यूज करते हुए इससे जहाज के द्वारा। तो क्या होता था, जब सप्ताह 2 सप्ताह हुआ करता था ना, तो क्या हुआ था, सप्ताह 2 सप्ताह होता था तो फल सब्जी खराब हो जाता था, दूध खराब हो जाता था, तो बहुत लॉस हुआ करता था। लेकिन पहले बात है कि पहले ना मांस नहीं भेजा जाता था, पहले जिंदा जानवर भेजा जाता था। ताकि जिंदा जानवर भेजा जाता था तो किसमें, जहाज में भेजा जाता था जिंदा जानवर। और क्या होता था, अगर मान लीजिए 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, जहाज फंसा हुआ, तो जानवर सब कमजोर हो जाता था, मर जाता था, तो बहुत ही नुकसान होता था। और विदेश में इसका दाम भी बहुत आसमान छू लेता था। तो इसी के वजह से जहाज में क्या होने लगा, फ्रीजिंग का काम होने लगा, यानी कि बोल सकते हैं रेफ्रिजरेशन होने लगा। रेफ्रिजीरेशन रेफ्रिजरेशन कर दिया जहाज का, यानी कि ठंडा वातावरण बना दिया कुछ तकनीक का यूज करके। तो फिर अब फल हो गया, सब्जी हो गया, दूध हो गया, जिंदा ये हो गया, चाहे मांस कटा हुआ हो गया, तो ये लोग भेजता था ना, तो खराब नहीं होता था, 2 महीना 3 महीना रह जाता था, कोई दिक्कत नहीं होता था, समझे ना। हालांकि हाँ, पहले क्या होता था, फल सब्जी दूध जिंदा मांस, चाहे बकरा बकरी, चाहे जो भी था, खराब हो जाया करता था अधिक समय में, समझे ना। तो इसी को खराब होने से बचाने के लिए जहाजों का क्या किया गया, तो रेफ्रिजरेशन किया गया, ठीक ना। कहाँ, एशिया से यूरोप जब जाया करता था सामान, जब अफ्रीका से एशिया आया करता था, तो इस तरह का बहुत ही दिक्कत हुआ करता था, समझे ना। तो उसी को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, तो फल सब्जी का जहाजों में क्या कर दिया गया, रेफ्रिजरेशन कर दिया गया, ताकि जो सामान भेजा जा रहा है वो अच्छा और स्वस्थ जाए, ठीक ना। ठीक है दोस्तों, खाद्य पदार्थों में तकनीक की भूमिका का कहानी समझ में आया। अगर हमें को बढ़िया से समझा दे, ठीक है, और एक बार सुनिए। तो खाद्य पदार्थ में तकनीक का भूमिका क्या है। जब पहले एशिया जब था ना, एशिया से बहुत सारा चीज जाता था यूरोप, बाहर जाया करता था। पहले ही रेशम मार्केट में आपको बताए थे, तो बहुत सारा चीज जाया करता था, जो ना बहुत ही कम समय में खराब हो जाया करता था। किस लिए, तो अधिक से अधिक उसका टेक्नोलॉजी नहीं था। मान लीजिए कोई फल भेज रहा है, सब्जी भेज रहा है, चाहे दूध भेज रहा है, दही भेज रहा है, चाहे कोई भी कच्चा सामान भेज रहा है, ठीक ना। तो अधिक दिन तक रहता था ना जहाज में, तो खराब हो जाता था। और जहाज से तभी हम लोग अपना टेक्नोलॉजी वाला था नहीं, क्या नहीं था, टेक्नोलॉजी वाला था नहीं, हट गया बोलते बोलते। अगर पानी पी लिए दोस्त आप लोग भी, हम भी पी लेते हैं। अब सुनिए, आप भी फ्रेश हम भी फ्रेश, ठीक। तो क्या हुआ करता था, तो ये लोग जहाज से भेजता था तो बहुत ही जल्दी खराब हो जाया करता था। तो क्या हुआ, जब जहाज खराब हो जाने लगा, तो विदेश में जो सामान जब ज़्यादा गया, वहाँ कम मिला, तो ज़्यादा दाम अभाव होने लगा। तो क्या हुआ, तो वहाँ का कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो इसी को बचाने के लिए या इसी को सुधारने के लिए क्या किया, तो वहाँ का लोग जहाज का रेफ्रिजरेशन कर दिया, यानी कि फ्रिज का निर्माण किया, फ्रीजर का, समझे ना। तो क्या होने लगा वहाँ पे, तो अब जो दूध भेजा जाया करता था, चाहे कोई भी कच्चा सामान भेजा जाया करता था, तो महीनों तक खराब नहीं हुआ करता। इसी को कहा गया है कि खाद्य पदार्थ में तकनीक की भूमिका। समझ में आया, इसका डिटेल नोट्स में पढ़िएगा, बहुत आसान समझ में आएगा, ठीक है ना। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्त, तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। हाँ, या आपको ये तो समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया ना, तो हम जो बोलेंगे कितना बार बोलेंगे, आप इस वीडियो को बैक देखिए, समझ में आएगा। भैया आगे चलिए। हाँ बाबू, आगे ही जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए, तो सुनिए, तो ध्यान से सुनिए, तो आप कहाँ ना कहाँ पहुँचा देंगे, ध्यान से सुनिएगा तब तो। 5 नंबर हो गया, हमारे छठा नंबर पहुँचते हैं, 6 नंबर में 6 नंबर देखिए। तो हम लोग 5 टॉपिक पढ़ चुके हैं। मेरा इस वीडियो का आखिरी टॉपिक, ताकि वीडियो लंबा होता है ना दोस्तों, अपलोड करने में घंटों लग जाता है हमको। पता नहीं, यहाँ के थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन स्लो हो सकता है या कोई भी कारण। देखिए, कल मेरा वीडियो हम बनाए थे, अपलोड होने में हमको 1 घंटा 10-15 मिनट लगा था अपलोड होने में, मात्र 34 मिनट का वीडियो, इसलिए हम लंबा नहीं, लास्ट मेरा टॉपिक है, ठीक है ना। विनिमय दर।
तो आप लोग में से कहीं हम लोग पढ़े थे 9th में विनिमय, ये क्या हम लोग पढ़े थे वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय ना, वस्तु विनिमय, विनिमय। तो क्या बता सकते हैं वस्तु विनिमय मतलब क्या होता है? वस्तु विनिमय मतलब होता है, मान लीजिए तभी मुद्रा का उतना ये नहीं था, इसके बारे में बता रहे, इसके बारे में नहीं सोचिएगा, ठीक। वस्तु विनिमय हम आपको ये समझाना चाहते हैं विनिमय होता क्या, विनिमय होता क्या। तो हम लोग का 9 में पढ़े थे, किसमें, इकोनॉमिक्स में शायद पढ़े थे ना, हाँ पढ़े थे क्या, वस्तु विनिमय। तो देखिए हम लोग को एक वस्तु लेते थे ना, उसके बदले दूसरा वस्तु देते थे, उसको विनिमय यानी कि एक्सचेंज करते थे। मान लिए मेरे पास गेहूँ है, वो चावल दिया, हमको गेहूँ दे दिए, समझे, तो उसी को कहा जाता है विनिमय, यानी कि क्या होता है, एक्सचेंज, समझे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना, उसी को हम लोग कहते हैं विनिमय, ठीक है ना। तो हाँ इसी को कहते हैं इंग्लिश में एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट, यानी कि विनिमय दर क्या होता है। देखिए हम जब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, या समझ में आ रहा है, जैसे भारत का रुपीस और अमेरिका का डॉलर जुड़ा हुआ है ना, कि निश्चित रूप में जुड़ा हुआ है, उसी को कहते हैं विनिमय। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधा के लिए विभिन्न देशों का जो राष्ट्र मुद्रा है ना, तो उसको एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, उसी को कहते हैं विनिमय, जोड़ा, उसी को कहा जाता है विनिमय दर। तो हाँ विनिमय दर समझ में आ गया भैया, कि एक दूसरे का जो राष्ट्र मुद्रा है उसको जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो बोले बहुत बढ़िया बाबू, तुम तो एक बार में समझ गए, तुम तो बहुत होशियार है भैया, थैंक यू। अच्छा ठीक है, तो सुनिए, अब कोई बच्चा ओवर स्मार्ट है भैया, कितना होता है वो विनिमय दर, ये प्रकार का होता है, बोले बाबू बता देता, हाँ रुको बता रहे हैं। इसका एक नंबर में आएगा क्या, तो स्थिर, स्थिर हो गया, और दूसरा में हो जाएगा परिवर्तनशील, परिवर्तन। तो भैया बता दीजिए स्थिर विनिमय दर क्या होता है, परिवर्तनशील विनिमय दर क्या होता है। तो बाबू हम बोले देखो एगो बताएंगे पहले, फिर अगला बताएंगे, तो बोले बाबू भैया बताइए पहले ये, बोले ठीक है सुनो। तो अब क्या होता है देखिए भैया, स्थिर विनिमय दर क्या होता है। बच्चा बहुत बढ़िया से क्वेश्चन पूछा, तो हम भी उसको इतना ही प्यार से जवाब देते, क्या देते जवाब, सुनो बहुत ही मजा लगेगा। तो देखो स्थिर विनिमय दर जैसे आप लोग सुना होगा, सुने होंगे, आपको थोड़ा इज्जत दे दिया या भैया, आप सुने होंगे, क्या सुने होंगे, सुनो कि जो भारत का रुपीस, वहाँ का भारत का के रुपीस, भारत का 84 या 80 तक में, 70 से 80 का भी मान लेते, 70 से 80 रुपीस का बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है, 84 तक जा सकता है या 80 तक मान लीजिए कि भारत का इतना रुपया और यूएस का $1 क्या है, बराबर है, स्थिर है, वो कभी परिवर्तन होता है, हाँ परिवर्तन कब होगा, लेकिन इसको स्थिर विनिमय दर में रखा गया। आप समझिए स्थिर विनिमय दर उसको कहते हैं, यानी कि एक स्थिर है ना, अनुपात में स्थिर है। स्थिर विनिमय दर उस विनिमय दर को कहते हैं जिसमें आने वाला जो घटता बढ़ता है उसमें सरकार को ध्यान देना पड़ता है कि हाँ तो अब महंगा हो रहा है चलो घटा देते हैं, बढ़ाई हो रहा है चलो घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसमें जो परिवर्तन होता है ना, कभी 80 रुपया हो जाता है, कभी 84 रुपया हो जाता है, कभी 82 हो जाता है, कभी 70 रुपया हो जाता है। तो इसमें सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, ये नहीं कि हम अपने मन से कम कर दें, वो सरकार कम करता है बाबू, उसको स्थिर विनिमय दर कहते हैं, ठीक ना। इसको नोट्स पढ़िएगा और आसान से समझ में आएगा। दूसरा समझिए परिवर्तनशील, परिवर्तनशील विनिमय दर क्या हुआ, ये ना बाजार का जो मांग है, यानी कि कभी मांग ज्यादा रहा, मांग ज्यादा रहा और उसका क्या बोलते हैं उत्पादन कम है, मांग ज्यादा है, तो अपने आप बढ़ जाता है, उसमें कोई सरकार नहीं देखता। जैसे सब्जी मंडी आप गए होंगे, देखे होंगे, आलू का काम दाम कभी हो जाता है 40 रुपया किलो, अभी है 10 टका किलो, समझ में आ रहा। तो देखिए 40 टका किलो कब हुआ होगा, जब उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा और मांग ज्यादा होगा, मांग क्या होगा, ज्यादा होगा, उत्पादन कम होगा, मांग ज्यादा होगा तो बढ़ जाएगा, उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादन अगर ज्यादा होगा, मांग कम होगा तो घट जाएगा, बात वही है। इसमें जब आता है ना परिवर्तनशील हो रहा है, एक्सचेंज रेट में जब सामान दे का पैसा दिया जा रहा है, जब एक्सचेंज हो रहा तो एगो स्थिर हो जाता है, एगो परिवर्तन है। स्थिर मतलब जो सरकार हम लोगों को कम बेसी करता है उसको स्थिर कहा गया, जो हम अपने से मालिक बनकर काम कर देंगे,
मेरा है, हम जो रुपये बेचेंगे बेचेंगे, नहीं बेचेंगे नहीं बेचेंगे, उसको कहा जाता है परिवर्तनशील विनिमय दर, ठीक ना। एक बार समझ लीजिएगा बहुत बढ़िया से, ठीक। सुनिए तब, उम्मीद करते हैं कि आपको विनिमय दर समझ में आया होगा। नहीं अगर समझ में आया तो ध्यान से सुन लिए, ठीक है। विनिमय दर हुआ एक्सचेंज रेट, कि हम लोग किसी को सामान दे रहे हैं, उसके बदले में जो दे रहे हैं उसको एक निश्चित अनुपात में बढ़ा गया है, समझ में आ रहा है। यानी कि किराना दुकान है और हम उपलब्ध एग्जाम्पल दिए तो 500 तो बराबर होगा ना, 500 1500 तो बराबर नहीं होगा, एक निश्चित अनुपात में बनाया गया है। थोड़ा पानी पिया जाए, जो आप भी पी लीजिए, काफी देर भी हो गया, 10 मिनट। ठीक है, हाँ। तो सुनिए कि स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर समझ में आ गया। एक्सचेंज, एक दूसरे के साथ हम लोग कुछ भी आदान प्रदान करते हैं, उसको एक्सचेंज आ गया, ठीक। स्थिर हो गया जब सरकार के हस्तक्षेप, यानी कि जब तक सरकार सिग्नेचर नहीं करेगा कि इसका दाम घटा जाए, इसका दाम बढ़ा जाए, उसको कहते हैं स्थिर विनिमय दर। और परिवर्तनशील विनिमय दर क्या हो गया कि जब हम अपने मालिक बन के, हम मेरा टमाटर हम बेचेंगे 10 रुपये किलो, तो तुम बेचोगे 20 रुपये बेचो, उसको कहते हैं परिवर्तनशील विनिमय दर, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये भी काफ़ी करीबन हाफ एन आवर का हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ही आज अपलोड करेंगे, ठीक है ना। जरूर देखिएगा, वीडियो मस्त लगेगा, या देख भी रहे हैं तो बहुत बढ़िया लग रहा होगा। तो सुनिए, जितना जितना ज़्यादा शेयर होगा, जो आपका दोस्त लोग जो नहीं पढ़ रहा कहीं कोचिंग, आप दे दीजिए, फ्री में पढ़ा दीजिएगा, तो क्या आपको भलाई होगा, मेरा भी भलाई होगा, ठीक ना दोस्त। तो हाँ, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। हम फिर कल मिलते हैं, आज के लिए दोस्त बाय।